आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ये टीवी की टीम गुजरात के वडोदरा में मौजूद है। वडोदरा जो अपनी तहजीब के लिए दुनिया भर में मशहूर है, यहाँ पर इंसान दोस्ती की एक कहानी आज से 3 दशक पहले लिखी गई। यहाँ पर ऐसी कहानी लिखी गई जहाँ पर धर्मों से ऊपर उठकर मोहब्बत और मोहब्बत का पैगाम बांटा गया। आइए उस परिवार के लोगों से आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। दुनिया में इंसानी तहजीब के इर्तिका की जब भी बात की जाती है तो माहिरीन अक़वाम आलम की नजरें जिस मुल्क पर जाकर मरकूज हो जाती हैं वो आज से लाखों साल पहले का हिंदुस्तान है। तग़य्युरात ज़माने के सबब इस मुल्क की हैयत और जोग्राफिया में बहुत बार तब्दीली रुन्मा हुई, लेकिन इसके बावजूद आज भी हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। यानी कि हिंदुस्तान में हर कदम पर हमें कसरत में वहदत देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये वहदत मुल्क के किसी एक खित्ते तक महदूद हो, बल्कि आप हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में जाइए, आपको इसके नमूने हर जगह देखने को मिलेंगे। अनेकता में एकता न सिर्फ इस मुल्क की पहचान है, बल्कि इसमें ही हिंदुस्तान की रूह बसती है। ईटीवी के नाजरीन, ईटीवी के खास प्रोग्राम ये गुलिस्तां हमारा में आज जिस सूबे की इंसान दोस्ती को देखेंगे वो हिंदुस्तान का सूबा गुजरात है। यही वो सूबा है जहां बाबा कौम महात्मा गांधी ने न सिर्फ जन्म लिया, बल्कि यही वो सरजमीन है जहां से साबरमती के संत ने तहरीक आजादी का बिगुल बजाया और हिंदुस्तान को आजादी का तोहफा दिया। आजादी से कबल रियासत गुजरात में बहुत सी रियासतें कायम थीं। इन रियासतों में रियासत बड़ौदा का नाम हर कोई जानता है। तारीख के औराक में इस तारीखी शहर को बड़ौदा और वडोदरा दोनों नामों से याद किया गया है। मराठा हुक्मरान गायकवाड़ के अहद में बड़ौदा उनका दारुल हुकूमत रहा। सियाजीराव गायकवाड़ के अहद को बड़ौदा में गोल्डन पीरियड की हैसियत से जाना जाता है। गोया बड़ौदा हर अहद में इंसानी तहजीब का गहवारा और इंसान दोस्ती का बड़ा मरकज रहा है। बड़ौदा को अपने अपने हुक्मरानों से जो रोशन अजमत विरासत मिली, उसको बाद के अहद के लोगों ने फरामोश नहीं किया, बल्कि इसमें इजाफे का काम किया। और इसमें सरे फहरिस्त जिस शख्स का नाम नुमाया नजर आता है वो वर्जेश आर वालन उर्फ बेजान बहादुरपुरी है, जिन्होंने अपने एक मुस्लिम तालिब इल्म को आला तालीम से आरास्ता करने के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख दिया। बड़ौदा के लोगों को अपनी इस मुश्तरका तहजीब की रिवायत पर नाज है। पुराने ज़माने से देखो तो पहले तो गुजरात खुद एक कंपोजिट कल्चर का एक बहुत बड़ी जगह है, जहाँ गांधी जी ने भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो वर्ड दिया है। तो यहाँ का राजा जो था सयाजी राव, आप देखिए कि जहाँ हरिजन एक बड़ी समस्या थी, उन लोगों में से आम्बेडकर को यहाँ वो लाए एज ए अकाउंटेंट। जब लेकिन उनको काम नहीं करने दिया तो वो बोले कि मैं आपको इंग्लैंड में पढ़ाऊँगा। तो जो पीएचडी वो हुए वो महाराजा सयाजी राव की मदद से हुए हैं। तो ये जो आप अभी जो केस को लेके आप ये फिल्म बना रहे हैं, तो ये जो रजा इमाम की बात है वो आम्बेडकर से भी बात चल रही है कि उन्होंने पढ़ने भेजा कि देख बच्चा, मैं अभी पूरे दुनिया को सुधार नहीं पाऊँगा, लेकिन तुम इंग्लैंड जाके पीएचडी करो। ऐसे तो कई उदाहरण गुजरात में, जैसे हम अभी बात कर रहे थे तो रामा पीर, ये मेटाफर आप देखो कि ये हिंदुस्तान को राम जहाँ पीर हो जाते वो ये जगह है। अभी जो सड़क बन गई अहमदाबाद में, जो सड़क वहाँ एक कबर थी उसका नाम ही था वली गुजराती। तो जो अपना नाम ही गुजराती रखता था, उसकी गज़ल में कृष्ण राधा थे और उसकी मेटाफर वो खुद गज़लकार नाम वली रखता था। यहाँ जो फैयाज़ खान जिनकी कब्र यहाँ थी, वो डीन थे परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक भी डिग्री पास में नहीं थी, इतने बड़े उस्ताद थे। गुजरात का संगीत भारत का किसने रखा है? बड़े बड़े मुस्लिम घराने थे यहाँ, आप जानते हैं। तो इसी तरह फैयाज़ खान को विदाउट एनी डिग्री परफॉर्मिंग आर्ट्स में डीन बनाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जो डेमोक्रेसी में होना चाहिए वो फ्यूडलिज्म में था। बड़ौदा अपनी मुश्तरका तहजीब और सकाफत के लिए मुल्क में भी नुमाया मकाम रखता है। वर्जेश आर वलंद और उनके मुस्लिम तालिब इल्म के रिश्ते की कहानी आज से 35 साल पहले शुरू हुई। वर्जेश आर वलंद
गुजरात के छोटे उदयपुर के बहादुर के रहने वाले हैं। यहीं पर तालीम हासिल करने के बाद ब्रजेश अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए स्कूल में दरस व तदरीस के पेशे से वाबस्ता हुए। 35 साल कबल ब्रजेश छोटे उदयपुर के कानवाट के स्कूल में टीचर थे और उनके पड़ोसी मुसलमान थे। एक इत्तेफाक की बात है, रज़ा इमाम कांवट के स्कूल में पढ़ता था और वहाँ पर जिसके वहाँ रहकर वो पढ़ता था उसके चाचा थे, पुलिस में थे। रज़ा बहुत शरारती था, लेकिन मेरे पास आने के बाद न जाने उसमें कैसा चेंज आ गया कि गांव वाले ताज्जुब रह गए। और समझो कि वो पूरा दिन मेरे घर पर ही रहने लगा, खाने पीने के लिए जाता था। जब मेरी पत्नी घर पे नहीं होती थी, बाहर जाती थी, तो पूरे घर का वो ख्याल रखता था, साफ सुफ करता था, मेरे लिए अच्छा बढ़िया सा खाना बनाता था और समझ लो कि मेरे लिए वो सब कुछ बन गया था। और फिर क्या हो कि अचानक उसके चाचा, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके पिताजी जो अजमेर के पास दोराई गांव है वहाँ के रहने वाले थे, अच्छी खेती बाड़ी थी, वो उनको लेने के लिए आया। तो रज़ा का भी जाने का मन नहीं था और मेरी बड़ी बेटी उपासना उस वक्त छोटी थी, 3-4 साल की। तो जब रज़ा ने जाने की तैयारी की तो वो फूट फूट कर रोने लगी कि भाई को नहीं जाने दो, भाई को मत जाने दो, भाई को मेरे पास रखो। उधर रज़ा ने भी रोना शुरू कर दिया, फिर मेरी पत्नी ने भी शुरू कर दिया। फिर मैं अभी तक तो होश संभाले था, मैंने उनके पिताजी को कहा, लियाकत हुसैन साहब को, कि अगर आपको मुझ पर थोड़ा विश्वास है तो बच्चे को इधर छोड़ जाइए, मैं इसकी परवरिश प्यार से करूँगा, उसकी मैं ज़िंदगी बना दूँगा। अरे साहब, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी खेती बाड़ी है, उसको कौन संभालेगा? तो फिर रोते रोते रज़ा बोला, छोटा भाई है ने, इनको सिखा दो। फिर बात ही बात में बहुत जिद करने के बाद लियाकत हुसैन साहब मान गए उसे यहाँ रखने के लिए, और फिर तो पूरा इतिहास बदल गया। वर्जेश आरवलन ने रज़ा इमाम की तालीम और तरबियत के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन अपने बच्चों के साथ रज़ा की तालीम और तरबियत और उसकी किफ़ालत का काम आसान नहीं था। रज़ा इमाम अभी 9वीं जमात में ही थे कि वर्जेश का तबादला हो गया। लेकिन कांवट से जब मेरी ट्रांसफ़र हुई वडोदरा में, तो वहाँ पर अकेला पड़ गया। ऐसे जी करके वो भी यहाँ पर आ गया। बहुत मेहनत की, पढ़ाई करता था, काम करता था, मुझ पर वो तनिक बोझ नहीं बनता था। छोटा था तब भी वो बोझ नहीं था, क्योंकि घर का वो सब काम वो करता था। आप सोचिए, वो छाता रिपेयर करता था छोटी उम्र में, ऐसे बहुत सारे काम वो करता था। मैं जिस होटल में पार्ट टाइम जॉब करता था, उन्होंने मुझे रहने के लिए मकान भी दिया था, मेरा खाना पीना भी फ्री था, तनख्वाह भी थी, पढ़ाई भी मेरी मैं सही कर सकता था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मास्टर जी का भी सपोर्ट था। लेकिन इंतकाल के बाद चाचा के दिमाग पे कुछ ऐसा असर पड़ा कि मैं कॉलेज की पढ़ाई आगे जारी ना रख सका और मैंने उसी होटल में फुल टाइम जॉब शुरू कर दिया। हर हफ्ते वीकेंड मेरा मास्टर जी की फैमिली के साथ गुजरता था। हम वीकेंड पे ऐसे फैमिली मेंबर रहते थे, कहीं भी आना जाना, अच्छा बुरा वक्त, दुख सुख, हर वक्त हम एक दूसरे के साथ होते थे और सपोर्ट करते थे। फिर एक दिन अचानक उसने आकर कहा कि सर मुझे जर्मनी जाना है। 1 मिनट के लिए तो मैं भी चकरा गया, क्योंकि जर्मनी का पैसा चाहिए, 17-18 हज़ार रुपये टिकट का लगता है। मैंने उनकी आंखें देखी कि उसको जाना ही है। चलो भाई, भेज देते हैं, तैयारी करो। फटाफट पासपोर्ट बना दिया, जर्मनी चला गया। और आप नहीं मानेंगे कि जर्मनी जाते ही 1982 की बात है, उन्होंने वहाँ से मेरे लिए कलर टीवी भेजा, जिसे लेने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। और इस तरह उसने तो अपना ऋण अदा कर दिया। सब ताजुब रह गए, जो मेरे दोस्त थे, मुझे पहचानने वाले थे। उस गांव में बड़े बड़े आदमियों के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, उसने मुझे कलर टीवी भेजा था और साथ में रिमोट कंट्रोल,
जो उस वक्त बिल्कुल नया नया था। मैं दूर से बैठकर आवाज़ कम ज़्यादा करता था तो लोग सोच में पड़ जाते थे। और फिर उसने उसकी तरक्की शुरू हुई। उसने जो कुछ मेरे से मंगवाया वो सब मैंने भेजा उसको। आखिर उसको वहाँ रहने का परमिशन मिल गया। यहाँ सेटल होने में मुझे 14 साल लगे। अब मेरे पास यहाँ पर रहने के लिए परमानेंट वीज़ा है, परमानेंट वर्क परमिट है। यहाँ आकर शादी की। शादी के बाद पत्नी को भी ले गया। आज तो उसके 2 बच्चे हैं। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, 8वीं में 9वीं में पढ़ते हैं। पत्नी भी बहुत अच्छी मिली है जो हमको ससुर मानती है। और उसके जो बच्चे हैं ना, दोनों बच्चे मुझे दद्दू मानते हैं। और हमें भी लगता नहीं है कि ये हमारे पौत्र नहीं है। और यहाँ पर आते हैं तो जैसे अपने घर में आए हैं। उनकी दादी यानी कि मेरी पत्नी तरुणा वो चल बसी, लेकिन उनको दादी दादी कहते कहते उन बच्चों का मुंह नहीं सूखता था। बड़े प्यारे बच्चे हैं। आज वो भी जर्मनी में है। पूरा परिवार बहुत मज़े से वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। मेरे तो कोई बेटा है नहीं। अगर मेरा बेटा होता और जर्मनी जाने की बात करता तो, और ये तो मेरे बेटे से भी ज़्यादा हो गया था। वैसे मैंने उसे गोद नहीं लिया था, बस यूं ही आपस में समझौती हो गई कि भाई ये पुत्र है, मैं पिता हूँ, मुझे हर फर्ज मेरा निभाना है। वो तो अपना निभाता ही जा रहा था। कर्ज लिया दोस्तों से, लेकिन वो कर्ज 2-3 साल में ख़त्म हो गया। उसने भी इतने पैसे भेजे। फिर मैंने बोल दिया भाई अब एक भी पैसा मत भेजना, मेरी दाल रोटी अच्छी चलती है। 2-3 बार फिर भी पैसे भेजे उसने। तो फिर जब वो आया सब वापस कर दिया कि मुझे जो चाहिए था वो मुझसे मिल गया, तुम्हारी ज़िंदगी बन गई, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उसकी भी आंखें डबडबाई। मास्टर जी की हमदर्दी, उनका प्यार, उनका अपनापन, वो मुझे कभी घर वालों की, माँ बाप की, भाई बहनों की कमी महसूस नहीं होने देता था। मज़हब की और जात पात ऊंच नीच की ऐसी कोई दीवार हम दोनों के बीच में नहीं थी। मैंने कहा कि हम कोई कौमी एकता का झंडा लेकर नहीं घूमते हैं। ये तो इंसानियत की बात है। ये बात मजहब से परे है। भाई ये दोस्ती कहो, इंसानियत कहो या तो प्रेम कहो, ये सब हमारे दोनों के संबंध में आ गया। और आज मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। बेटे से बढ़कर है। और मेरी जो लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, उनका वो एक अकेला भाई। और ये भी मानती है कि हमारा सगा भाई होता तो भी इतना ख्याल नहीं रखता। सैयद रजा इमाम इस वक्त जर्मनी में हैं और अपने अहलिया और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा और मास्टर जी का सफर शुरू हुआ 1980 से लेके और आज तक बना रहा है एक दूसरे के साथ। वही प्यार, वही हमदर्दी, वही अपनापन। इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई किसी तरह का दुख नहीं। हम एक दूसरे के साथ निस्वार्थ प्रेम भाव से मिलते रहे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे की सपोर्ट की है। मेरे बच्चे भी उनके साथ एक फैमिली मेंबर की तरह घुल मिल गए हैं। आज भी हम उनके पास जाते हैं, वही माहौल, वही अपनापन। लेकिन अब वो अकेलापन महसूस करते हैं। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनके साथ जाकर और जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके साथ रहूं और हम अपने दुख सुख जो है एक दूसरे के बांटें। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जाएगी देखते रहिए ईटीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत और आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों कहा जाता है कि शायर का दिल बड़ा नाजुक, बड़ा हसास होता है। उन तमाम चीज़ों पर भी अपने ख्यालात का इजहार करता है जो उसके आसपास गुजरती हैं। बेजान बहादुर पुरी न सिर्फ एक अच्छे इंसान बल्कि एक अच्छे शायर भी हैं जो गुजराती और उर्दू में भी लिखते हैं। उन्होंने इंसान दोस्ती के नाम क्या पैगाम लिखा है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। सबको आबाद, सबको आदाब करता हूँ। और मैंने इंसानियत के लिए जो गाना लिखा है वो आपको सुनाता हूँ। उसकी धुन भी मैंने बनाई है और आपके सामने मैं ही प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे मैं मानता हूँ कि मोहब्बत कभी
मज़हब की मोहताज नहीं होती। हर इंसान सबसे पहले इंसान है और वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इंसानियत मजहब हमारा और हम इंसान हैं। जाने चमन अपना वतन, तुझ पे हमारी जान है। इंसानियत मजहब हमारा। वर्जेश की 4 बेटियां हैं और यही उनकी जिंदगी का सरमाया है। वर्जेश को अल्लाह ने कोई बेटा तो नहीं दिया, लेकिन सैयद रजा इमाम ही उनके लिए उनके शागिर्द भी हैं और उनके बेटे भी। वर्जेश को अपने इस शागिर्द पर बहुत नाज है। उनका कहना है कि कोई भी तीज त्योहार हो, रजा इमाम का फोन आना जरूरी है। उनकी बेटियां रजा के लिए हकीकी बहन का दर्जा रखती हैं। वो उन पर उसी तरह से जान न्यौछावर करता है जैसे लोग अपने हकीकी भाई बहनों पर करते हैं। रजा जर्मनी में जरूर हैं, लेकिन वर्जेश की बेटी और नवासे के लिए एक फोन पर सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। रजा इमाम की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। रजा जब हिंदुस्तान आते हैं तो सबसे पहले वो बड़ौदा आते हैं और उसके बाद ही कहीं और जाते हैं। वैसे तो क्या होता है कि हम ज़्यादा मिल नहीं पाते क्योंकि ट्यूशन और कॉलेज में ज़्यादा वक्त चला जाता है, पर जब कभी भी वो यहाँ पे होते हैं या मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे ऑनलाइन होता हूँ तो हम लोग काफ़ी बात करते हैं। उनके बच्चों से, मामी से, मामा से काफ़ी सारी बातें करते हैं। जब कभी भी वो जर्मनी से यहाँ आते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो लेते ही आते हैं जो हमें रियल लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, भारत को एक ऐसा देश कहा जाता है जहां पर हर कदम पर एक विविधता हमें दिखाई देती है, हर कदम पर एक डाइवर्सिटी दिखाई देती है, लेकिन इस डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी दिखाई देती है और यही इसकी पहचान, इसकी खासियत है। एक समय था कि मुग़ल बादशाह हुमायूं ने राखी का मान रखने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दी थी और हम देख रहे हैं कि अगर 21वीं सदी की बात करें तो उसी का थोड़ा सा एक बदला हुआ रूप हमें बड़ौदा में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ धारा अंकुर सेठ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आपका जो भाई है, एक मुस्लिम भाई, लेकिन उसका कितना इंतज़ार रहता है राखी को बांधने के लिए? जब राखी आने वाली होती है तब उसके महीने पहले उनके फ़ोन आने लगते हैं वीक के दौरान और बताते हैं भेजी भेजी भेजी, ऐसा पूछते हैं। और उनके जो 2 बेटे हैं वो उनको मेरी बहन की बेटी राखी बांधती है तो उनके भी फ़ोन आते रहते हैं कि प्रिया ने राखी भेजी कि नहीं भेजी। तो बहुत एक्साइट होते हैं वो राखी को लेकर। राखी वहाँ से आती है और आपको मिलती है वो चीज़ें जो है, फिर कैसा लगता है? हाँ, अब तो दूरी तो है लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए लगातार हमारे बीच बातें होती रहती है। तो जब वो राखी रिसीव कर लेते हैं तो उसका भी फ़ोन आता है कि कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। जो बच्चे हैं वो रज़ा इमाम के रिश्ते पर कितना गौरव है? बहुत ज़्यादा गौरव है क्योंकि आजकल देखें तो हिंदू और मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन है कि वो मुसलमान है, हम हिंदू है, फिर भी हमारे बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी दीदी के वहाँ पूजा थी तो उनका फ़ोन आया था। उन्हें पता था कि इस दिन पूजा है तो पूजा के दिन फ़ोन आया था तो आई थिंक 1 घंटे तक उन्होंने हमारे साथ फ़ोन पे बात की। हमारी सारी बहनों के साथ, मेरे जीजा जी के साथ, सबके साथ बात की तो बहुत सुकून मिला कि हाँ, दूर दूर ही सही लेकिन वो हमारे पास है, हमारे साथ है। लेकिन फिर भी जब भी हमें ऐसा उनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने कोई ना कोई तरीके से हमारी मदद की है। पहले तो ख़त आते थे लेकिन अभी तो ख़त तो बंद ही हो गए हैं, लेकिन मोबाइल के ज़रिए या कोई भी कम्युनिकेशन का जो माध्यम है उसके ज़रिए वो हमें हमेशा अपनी मदद भेजते रहते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है। हाँ, इतना दोस्त हम देखते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। बेजान बहादुरपुरी मुस्लिम तहजीब के बहुत करीब हैं और उन्होंने अपने मजहब पर रहते हुए अपने मुस्लिम शागिर्द की न सिर्फ परवरिश की बल्कि रमज़ान से मुतासिर होकर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार शायरी के पैकर में कुछ इस तरह किया। मोमिनो आ गया लो रमज़ान का महीना,
मोमिनो आ गया लो रमज़ान का महीना, पैगाम नूर लाया है पाक ये महीना। खैरात कर दुआ ले रोज़े न भूल जाना, खाली कभी न होगा बंदे तेरा खजाना। बेजान बहादुर पुरी को क्रिकेट का बहुत शौक है। वो गुजराती के एक कामयाब राइटर तो हैं ही, उन्होंने हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी कहानियां लिखी हैं। उन्होंने क्रिकेट को बुनियाद बनाकर एक फिक्शन कहानी लिखी और वो कहानी लंदन में न सिर्फ छपी बल्कि लॉर्ड की लाइब्रेरी में भी उसे रखा गया। लॉर्ड लाइब्रेरी में उनको इस सिलसिले में तौसीफी खत भी लिखा गया। मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूँ, तो अचानक मुझे ख्याल है कि मुझे कुछ क्रिकेट की कहानी लिखनी चाहिए जो दुनिया से अनूठी हो। तो मैंने क्रिकेट की कहानी लिखी जिसमें एक इंसान 65 साल का है जो कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला ही नहीं है। तो 65 साल के बाद उसको इंग्लैंड की टीम शामिल करती है बॉलर की हैसियत से, और फिर ये बॉलर तो है लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया को वनडे फाइनल में हराता है। और उसके लिए मैंने ऐसे रोमांचकारी कुछ प्रसंग बनाए हैं वहाँ पर कि लॉर्ड्स के मैदान में जब ये स्टोरी मैंने भेजी तो वहाँ से मुझ पर खत आया कि आपकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि हमने अपनी लाइब्रेरी में उसे रखी है। और उन्होंने जिक्र किया है अपनी वेबसाइट में भी कि ब्रजेश वालन की कहानी द फाइनल, कहानी का नाम था द फाइनल, फिक्शन स्टोरी है, वो वहाँ पर उनकी लाइब्रेरी में मौजूद है। बेजान बहादुर पुरी का कारनामा ऐसा है जिन पर 100 बार झुककर सलाम करने को जी चाहता है। दोस्तों, बेजान बहादुर पुरी की इंसान दोस्ती को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि इससे पहले कि कोई गुल ही खिलाने लग जाए, मेरी मिट्टी तेरी चौखट पे ठिकाने लग जाए। दोस्तों, ईटीवी का खास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ईटीवी उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, और हमारा ईमेल आईडी responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। आदाब। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, ये गुलसिता